गुरु जी, हम 2006 में गुरु जी के साथ जुड़े। बैरी अंकल हमें अपने साथ मंदिर लेके गए थे। 2006 में एक बार मेरे अंकल बैरी अंकल के घर गए हुए थे, तो बैरी अंकल उस टाइम मंदिर जाने के लिए तैयार थे। अंकल को कुछ काम था। बैरी अंकल बोले, आज तो नहीं मैं आपसे इस बारे में बात कर पाऊँगा, मैं आपसे कल या परसों में बात करूँगा, क्योंकि आप आज हम मंदिर जा रहे हैं। हम लोग भी उस टाइम पे परेशान थे काफ़ी, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था उनको, उनके डायलिसिस चल रहे थे। तो अंकल बैरी अंकल से जैसे बातें करने लगे। बैरी अंकल ने गुरुजी के बारे में उनको बताया, और तो अंकल का मन किया कि मैं भी हो गया हूँ, उनके उस जगह को देख के आऊँ, मिल के आऊँ। बैरी अंकल बोले, नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाओगे तो आप मुझे भी साथ लेके जाना, क्योंकि हमारे को ये था कि हर रोज़ नहीं जाते, कभी कभी जैसे हम लोग और मंदिर में या किसी महात्मा पुरुष उनसे मिलने जाते, इस तरीके से होता होगा। तो बैरी अंकल बोले, और किसी दिन क्यों, आज ही चलते हैं ना। अंकल बोले, लेकिन आज कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि आज तो मैं को घर पे भी बता के आना पड़ेगा, चेंज भी करने पड़ेगा। अंकल बोले, कोई बात नहीं, आप आंटी को तो फ़ोन कर दो यहीं से, और आप यहीं पे फ्रेश हो जाओ, हाथ मुँह धो के, और हमारे साथ मंदिर चलो। अंकल ने वही किया, मुझे फ़ोन कर दिया कि मैं बैरी अंकल के साथ एक मंदिर जा रहा हूँ, मैं लंगर करके आऊँगा वहाँ से। बैरी अंकल ने उनको बता दिया कि वहाँ पे लंगर मिलता है, आप लंगर करके हम लोग लेट आएंगे। इस तरीके से हम लोग की जर्नी शुरू हुई। अंकल गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी का ऑरा देख के अंकल को बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छी सोसाइटी के लोग आते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। गुरुजी का बड़ा पॉजिटिव ऑरा था, और सब बड़ी शांति से बैठे थे। ये सब चीज़ें देख के अंकल को बहुत अच्छा लगा। घर आए अंकल ने आके मुझे बताया कि इस तरीके से था, बहुत अच्छा लगा है वहाँ पे, और सारी पॉजिटिविटी लगी है, कोई कुछ बात नहीं करता, कोई शोर नहीं है, बड़ी शांति है। और लंगर मिला, एक थाली में हम लोग 4 लोगों ने लंगर किया, 2 चपाती और सब्जी, मीठा प्रसाद, सब चीज़ थी उसमें। तो मैं बोली अंकल को कि अगर 2 ही चपाती थी तो फिर खाना मैं और बना देती हूँ, आपको भूख लग रही होगी इतने। कहते नहीं, वो 2 चपाती ही इतनी सफिशिएंट थी और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं कल फिर जाऊँगा। बैरी अंकल से उनकी बात हो गई थी। मैं कहा ठीक है, मेरे को ज़्यादा उसमें इतनी वो नहीं लगी, ठीक है मंदिर गए हैं, ओके। अगले दिन भी अंकल ऐसे ही आके बताया सब चीज़ें उन्होंने। वैसे ही 2-3 दिन हो गए, मैंने कहा ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ रोज़ जा रहे हैं और शाम को जा रही हैं, और इस तरीके से कि ऐसे किसी को सेवा मिलती है हाथ दबाने की, किसी को सिर दबाने की, जैसे जैसे गुरुजी करवाया करते थे सबसे, इस तरीके से अंकल आके बताते। तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था कि पता नहीं कहाँ किस उसमें अंकल पड़ गए हैं, पता नहीं। क्योंकि अंकल ना हर किसी पे बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, मेरे को इतनी जल्दी नहीं आता विश्वास किसी भी चीज़ पे। एक दिन अंकल बोले, चलना चलेगी मंदिर देखना चाहेगी। मैं कहाँ जाता हूँ, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। और उस दिन मैं अंकल के साथ मंदिर गई, वही अंकल ने जैसे बताया था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद हम दीदी को साथ लेके गए। गुरुजी ने दीदी को बोला लोटा लेके आई। अगले दिन दीदी अपना लोटा लेके गई, गुरुजी ने उनको ब्लेस करके दिया, और उसके बाद भाई साहब का ट्रांसप्लांट हुआ और वो ठीक हो गए। गुरुजी ने उनको एक नई लाइफ दे दी। वहाँ से फिर हमारी जर्नी शुरू हो गई थी। हम लोग हर रोज़ मंदिर जाते थे, शाम को हर रोज़ मंदिर शाम को तैयार होना अच्छे से और अपना मंदिर चले जाना। सबसे मिलना जुलना वहीं से कम हो गया। शाम का तो हमारा सिर्फ एक ही चीज़, चारों दिन हमने मंदिर जाना होता था। इसी होते होते कुछ टाइम बाद हम फाइनेंशियली हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। तो हम लोगों को वो नए नए थे, इतना नहीं पता था कि ये भगवान है, या मतलब हम थोड़ा सा विश्वास इतना नहीं बन पाया था उस टाइम तक हमारा। फाइनेंशियली जब डिस्टर्ब हुए तो अंकल ने कहा कुछ नहीं है, सब बेकार है, मैं नहीं जाऊंगा मंदिर। हर रोज़ अंकल दिन में ये बोलते, और शाम जैसे ही होती हम घर में क्या कर रहे हैं, चले मंदिर, और हम उठ के फिर मंदिर चले जाते। ऐसा अंकल बहुत बार वो इस तरह से होते होते जब अंकल का काम बहुत ढीला था, मतलब अंकल डिस्टर्ब हो रहे थे, डिप्रेशन की साइड जा रहे थे, तो गुरुजी ने अंकल को सुबह भी मंदिर बुलाना शुरू कर दिया, शाम को भी मंदिर। जब भी फ़ोन करो अंकल बाहर जाते, जैसे काम के लिए बाहर निकलते, और मैं लंच के लिए या दिन में किसी भी टाइम फ़ोन करती, आप कहाँ हो, तो अंकल कहते मैं मंदिर पहुँच गया हूँ। पड़ोस की मेरी आंटी थी, वो बोली एक दिन मेरे को, जैसे हम लोग परेशानी में थे कि तू अपनी जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं करती, पढ़ी लिखी है, सब कुछ तेरा इतना अच्छा है। मैंने कहा आंटी मैं इंटरव्यू फेस नहीं कर पाऊँगी, मैं तो इंटरव्यू में ही निकाल दी जाऊँगी। आंटी बोली पहले की बोल रही है, जैसे गुरुजी उनसे बुलवा रहे हो, तू जाके देख तो सही। यहाँ पास में ये हमारी कॉलोनी की एक आंटी थी, वो जॉब करती थी, उनके साथ चली जा और उनके स्कूल में देख, जाके ट्राई कर, अपना रिज्यूम दे।
ऐसा ही हुआ, मैं आंटी के साथ जो वहाँ पे अपना रिज्यूम देने चली गई। नेक्स्ट डे उन्होंने ऐसी हो रही कि मेरा इंटरव्यू के लिए उन्होंने कॉल कर लिया और इंटरव्यू लिया तो उसमें कि आप ज्वाइन कर लो 15 से। वहाँ पे जॉब भी मेरी, क्योंकि वो स्कूल पास में ही था, और जॉब लग गई। लेकिन वहाँ पे मेरे को क्योंकि इनके पास ना ग्राउंड था ना कुछ था, मेरा पीटीआई का काम था, योगा क्लासेस वगैरह, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था जॉब करने में। मतलब मैं ज़बरदस्ती एक तरीके से जॉब कर रही थी। तभी एक दिन अंकल आके बोलते, वो शैलोम हिल्स स्कूल है ना, वो सोनिया गांधी के जो पीए हैं जॉर्ज, उनका स्कूल है और उसमें ना वैकेंसी निकली हुई है, तुम ना उसमें अपना रिज्यूम डाल दो। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन जाके मैं रिज्यूम डाला ही, और रिज्यूम के कुछ दिन बाद ही मेरे वहाँ से इंटरव्यू कॉल आ गई। इंटरव्यू दिया और मैं गुरुजी का स्वरूप अपने हाथ में लेके गई। मैं कि गुरुजी मैं इंटरव्यू नहीं दे सकती, आपने इंटरव्यू देना है, आपने लगवानी है, जो आपकी मर्ज़ी है लगवानी है कि नहीं लगवानी। वहाँ पे मैंने जब अपना इंटरव्यू दिया और मैं सिलेक्ट हो गई, मेरे को वहाँ से जॉब मिल गई। मैंने 3 साल जॉब की, 3 साढ़े 3 साल जॉब की। उसके बाद जब जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, मैंने कहा गुरुजी जॉब भी आपने ही करानी है, आपने मेरे साथ रहना है हर समय। अब मुझे नहीं पता मैं किस तरीके से जॉब करूँगी, किस तरह से क्या चीज़ हैंडल करूँगी। उसमें गुरुजी ने मेरा हर समय साथ दिया, हर प्रॉब्लम से निकाला साथ साथ। और 3.5 साल बाद मेरा बेटा 10th में आया, अंकल का काम ठीक ठाक हो गया। और हम एक दिन ऐसे ही मेरी प्रिंसिपल से आर्गुमेंट हो गई और मैं अपना रेजिग्नेशन दे के घर आ गई। अंकल को आके मैंने बोला, मैंने कहा आज मैं जॉब छोड़ आई हूँ। क्यों? ऐसे मैंने कहा प्रिंसिपल मेरे को बहुत हरेस कर रही थी, मेरे को दिक्कत हो रही थी, मैंने छोड़ दी। कि अंकल कहते ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे पे ध्यान। और इस तरीके से गुरुजी ने मेरी जॉब लगवाई। अपने आप ही जब टाइम हुआ तो छुड़वा दी। जब हमारा क्रूशियल टाइम चल रहा था तो हमारे पास एक प्लॉट था। तो अंकल बोले कि एक दिन मेरे को कहते, भाई हमारे ऊपर काफ़ी उधारी हो रखी है मेरे ऊपर, और मैं ऐसा करता हूँ अपना वो प्लॉट सेल कर देता हूँ और मैं अपनी उधारियाँ निकाल देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। लेकिन पीछे से मैं गुरुजी को प्रेयर कर रही हूँ, गुरुजी ऐसा अगर ये प्लॉट मेरा निकल गया, अब अगर अंकल ने प्लॉट भेज दिया तो इसके बाद मैं अपने घर में नहीं जा पाऊंगी, मैं किराए के मकान में रह जाऊंगी। और मैं नहीं चाहती कि इस घर के बाद, मैं उस टाइम किराए के घर में रहती थी, मैं कहीं पे आप और जाऊं, मैं अपने घर में जाना चाहती हूँ और आप इस प्लॉट को बिकने मत देना। ऐसा ही होता रहा काफ़ी टाइम तक। अंकल आते बात करते, आज इससे बात हुई, आज उससे बात हुई, और मैं सेल कर रहा हूँ। मैं अंकल को तो हाँ कर देती, गुरुजी से मैं प्रेयर करती, गुरुजी प्लीज़ ये प्लॉट निकलने मत देना, मेरा घर बनवाना इस पर। एक दिन तो अंकल बयाना भी लेके आ गए, आके कहते मेरा ना हो गया और बयाना दे दिया उन्होंने, और 2-4 दिन में फिर उनके पेपर साइन करने चलना है। मैं कहा ठीक है। मैं बहुत रोई उस दिन गुरुजी। मैं गुरुजी आपने मेरी नहीं सुनी ना, अब मेरा मकान कभी नहीं बनेगा, मैं हमेशा किराए के मकान में रहूँगी। अगले दिन ही ऐसा गुरुजी क्या हुआ कि अगले दिन ही वो जिन्होंने प्लॉट लिया था उन्होंने बयाना वापस मांग लिया। अंकल को कहते आप बयाना दो मत दो, लेकिन मैं प्लॉट नहीं खरीदे। वहाँ अंकल बोले जब आप नहीं खरीद रहे तो आप अपना बयाना ले लो। अंकल ने नहीं रखा और उस प्लॉट पे गुरुजी ने अपना घर बनवाया, घर में शिफ्ट करवाया अपने। तो घर में शिफ्ट हो गए, अंकल का काम ठीक ठाक हो गया उसके बाद वहाँ, और हम इसमें सही हो गए सारी चीज़ें। इसमें जब मंदिर हम रेगुलर जाते ही थे तो अंकल को सेवा मिल गई, मुझे सेवा नहीं मिली थी। बेटा भी थोड़ा बड़ा हो गया था तो उसको भी सेवा मिल गई, वो भी अपना कहीं ना कहीं लग जाता था। हम लोग बैठे होते थे एक कोने में, मैं थी मेरी फ्रेंड, हम एक कोना पकड़ लेते थे। मैंने 1-2 बार अंकल से बोला भी कि आप मेरी भी सेवा लगवा दो। अंकल ने बोला नहीं, जिस दिन गुरुजी चाहेंगे उस दिन तुम्हारी सेवा लग जाएगी। मैंने कहा ठीक है। बीच बीच में सेवा मिल जाती थी, कभी पेंट्री में, कभी किचन में, कभी कहीं कर लेते। परमानेंट सेवा नहीं थी उस टाइम पर। एक दिन फिर आए दुआ आंटी आई, दुआ आंटी ने हमें पेंट्री में लगा लिया, हम पेंट्री में लग गए। उसके बाद कुछ टाइम बाद ही मैं कहीं पे मनोज आंटी से हम लोग मिले तो मनोज आंटी बोली, आंटी आप कहाँ सेवा करते हैं? मैं आंटी पेंट्री में सेवा करते हैं। अच्छा कल से ना आप इस सैटरडे से आप किचन में आ जाओ। मैं कहा ठीक है आंटी। मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ से किचन में हम लोगों को सेवा मिल गई, लंगर प्रसाद की। उस सेवा का हमें जब पता चला, जब मैं 2017 में बीमार हुई। 2017 में कैंसर डायग्नोज हो गया। कैंसर डायग्नोज हुआ तो मेरे को फूड पाइप में कैंसर था जिसका कोई इलाज नहीं था। जब हम लोग मेरा खाना अटकता था फूड पाइप में, और मैं तो बहुत दिन तक उसको इग्नोर करती रही। ऐसा लगता था जैसे हम लोगों को नॉर्मली खाना फंसता है, और हम लोगों ने नहीं दिखाया काफ़ी टाइम, तो ऐसे ही चलता रहा। उसमें भी फिर क्या हुआ कि मेरे बेटे का गला ख़राब हो गया। मैंने सोचा ठंडे उससे ही है, और जैसे टॉन्सिल्स हो जाते हैं, मैं उसको गरम चीज़ें दूँ उसका और ज़्यादा बढ़ जाए। फिर अंकल, एक फ्रेंड थे अंकल के, उनके पास लेके गए
कि उन्होंने जब चेक किया तो वो बोले इसको तो छाले हो रखे हैं और पूरा गले के अंदर तक हो गए इसको छाले, इसको गर्म चीज़ें तो देनी नहीं है इस तरीके। उसमें ही अंकल जब बेटे को दिखाने गए थे तो अंकल ने डॉक्टर से बात करी कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ को भी प्रॉब्लम है और वो खाना फंसता है, खाना वो प्रॉपर नहीं खा पा रही है। वो डॉक्टर बोले कि आप ना ऐसा करो, लेके आ जाओ उनको, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मैं अंकल आके घर में बोले कि परसों ये नौनी जाएगा डॉक्टर साहब के पास, आप इनके साथ चली, इसके साथ चली जाना और अपना गला दिखाया ना। मैं कहा नहीं, बेकार की बात है, मेरे ऐसे ही ठीक हो जाएगा, मेरे को पता है वैसे ही गला ख़राब चल रहा हुआ। कहते इतने दिनों से, महीनों से चला हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना डॉक्टर, और मैं नहीं गई डॉक्टर के पास। चौथे दिन अंकल बोले कि अच्छा चलो मैं लेके चलता हूँ, और अंकल ज़बरदस्ती उस दिन मेरे को डॉक्टर साहब के पास ले गए। डॉक्टर साहब ने जैसे चेक किया, प्रॉब्लम देखी, तो वो कहते उन्होंने सीधा टेस्ट लिख दिया। वो टेस्ट करवाया तो एक्सरे था, एक्सरे में डायग्नोज हो गया। उन्होंने डाउट आ गया, उन्होंने मेरा सीटी स्कैन के लिए लिख दिया। सीटी स्कैन में और ज़्यादा क्लियर हो गया। और सीटी स्कैन के होते ही उन्होंने आगे एंडोस्कोपी के लिए लिख दिया। इस तरीके से एंडोस्कोपी की करवाई, और सीटी स्कैन के लिए जब हम डॉक्टर को दिखाने गए और वो जिसने एंडोस्कोपी लिखी वो अपनी जो उनकी एक्सरे देखने की मशीन होती है उस पर लगा रहे थे, और उसमें ना वो डॉक्टर अपने जूनियर से बात कर रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक का है, 7 इंचज़ है। मैं सामने बैठी थी, मैंने कहा शायद ना मेरे को ये पाइप में प्रॉब्लम है, शायद ट्यूमर है, और ये ना ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। मैंने लेकिन अंकल से कोई बात नहीं करा। हम लोग आ गए एंडोस्कोपी, और एंडोस्कोपी के बाद उसमें बायोप्सी के लिए भेज दिया। बायोप्सी में क्लियर हो गया। अंकल बायोप्सी की रिपोर्ट लेके घर आए। अंकल का चेहरा एकदम उतरा हुआ और आंखें भरी हुई बिल्कुल। मैंने कहा क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, कुछ सब ठीक है, मेरे को नहीं बताएंगे। मैंने कहा आप नहीं बता रहे, मैं बता देती हूँ। कहते क्या बता रही है? मैंने कहा कैंसर है मेरे को। कहते तेरे को कैसे मालूम? मैंने कहा ऐसे ऐसे डॉक्टर बात कर रहे थे तो मैं उनकी बात को सुन रही थी, बड़े ध्यान से मैं समझ रही थी। कहते कोई बात नहीं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं है, गुरुजी है ना, सब ठीक करेंगे, अपने आप करेंगे, जो उन्होंने दिया होगा वही अपने आप देखेंगे। अंदर से मेरे को मतलब एक दिन भी परेशानी ऐसी नहीं हुई कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। इसी बीच में अंकल मंदिर जाते थे, मंदिर में भी परेशान थे, सब चेहरा देखते थे, पूछते थे। अंकल ने बात की तो एक दिन हाँ प्रेम अंकल, डॉक्टर प्रेम मिल गए अंकल को अचानक ही, और अंकल से बात हुई तो डॉक्टर अंकल ने भी बोला कि आप ट्रीटमेंट कराओ और सब कुछ गुरुजी ठीक करेंगे मतलब। और वहाँ से मेरे ट्रीटमेंट शुरू हुआ, डॉक्टर को दिखाने लगे हम। 3-4 डॉक्टर से हमारी इकट्ठी बात चल रही थी। जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाने लगे तो उससे पहले गुरुजी ने, जब मैंने बताया कि मेरे को किचन में सेवा मिल गई थी, तो किचन में मेरे को सेवा ज़्यादातर चपाती सेकने की मिलती थी, जो हमारे किचन में बहुत बड़ी तवी है और उसकी हीट इतनी ज़बरदस्त होती है कि हमें भरी सर्दी में भी पसीने आ जाते हैं इतनी। और उस पर ज़्यादातर मेरी सेवा जो होती थी वो चपाती सेकने की होती थी। और कई बार तो मतलब अंदर से मेरे को जलन इतनी महसूस होती थी कि मैं अंदर से कुछ जल रहा है। वो चीज़ें मुझे बाद में जब समझ आई, जब मुझे डॉक्टर ने रेडिएशन के लिए लिख दिया। डॉक्टर ने मेरी 25 रेडिएशन लिखी और 5 कीमो के लिए लिखा। हमारी जब बात हुई डॉक्टर से, फिर वो जो डॉक्टर डायग्नोस किया था उन्होंने बोला ये कराओ आप, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। तो हम लोग, मेरा 21 अप्रैल को ट्रीटमेंट शुरू होना था। उससे पहले 13 अप्रैल का फंक्शन आ गया। अंकल ने उस टाइम सेवा नहीं ली कि नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सेवा नहीं दूंगा, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मंदिर नहीं जाऊँगा तो आप मंदिर नहीं जाओगे, आपका मन परेशान होगा, मैं भी नहीं जा रहा मंदिर। और अंकल भी उस दिन मंदिर नहीं गए। उस 13 तारीख को शाम को मैं बैठे बैठे ऐसे ही 4-5 बजे, 3-4 बजे अंकल से बोली मेरा मन हो रहा है कि मैं ना ट्रीटमेंट से पहले मंदिर जाऊँ और दर्शन करके आऊँ। अंकल बोले नहीं अब बहुत भीड़ होगी और ऐसे उसमें मैं नहीं लेके जा रहा हूँ। हम थोड़ा सा आर्गूमेंट हुई, फिर अंकल बोले अच्छा चलो दर्शन करेंगे और वापस आ जाएंगे। मैं कहा हाँ मैं रुकूंगी नहीं, आप चलो और वापस। अंदर से मेरे को हो रही आज मुझे मौका मिले ऐसा, काश कि मैं हॉल में बैठ पाऊँ, क्योंकि आप सबको पता है कि इतनी भीड़ होती है कि हॉल में मौका नहीं मिलता, स्पेशली फंक्शन पे तो बिल्कुल ही नहीं मिलता हॉल में बैठने का। लेकिन हम लोग गए और अंकल ने जैसे सबको रास्ते में बोला और मेरे को डांटते जाए कि आज मेरे को तेरे वजह से सबसे बोलना पड़ रहा है, और कि भाई मेरे को आज गाड़ी अंदर जाने दो क्योंकि ये तबीयत ठीक नहीं है आंटी की, ये सब है, और तुमने ज़बरदस्ती आने की अच्छा नहीं किया। मैंने कहा पता नहीं मेरा मन हो रहा था और मैं नहीं। खैर हम मंदिर पहुंच गए। अंकल बिल्कुल सेवा के मूड से नहीं गए थे, ये था कि भाई जाएंगे दर्शन करेंगे और चाय प्रसाद लेके हम लोग वापस आ जाएंगे। मैं हॉल के बाहर गई, वहाँ पे योगेश अंकल खड़े थे। योगेश अंकल देखते ही, क्योंकि जब तक सब फ्रेंड्स को पता लग गई थी आओ आंटी, और हाँ मैंने अंदर घुसी, आंटी बैठ जाओ। मैं बैठ गई, बिल्कुल गुरुजी के सामने जाके मेरे को जगह मिली और मैं वहाँ बैठ गई।
अंकल बोले अच्छा तुम यहाँ बैठे हो, थोड़ी देर अंकल बैठे, उसके बाद कि तुम बैठे हो, अभी बैठना चाहते हो? मैंने कहा हाँ मैं बैठना चाहती हूँ। तो ठीक है मैं बाहर देख लेता हूँ, अगर सेवा होगी तो मैं सेवा कर लेता हूँ, जब तक जब मन हो तो मुझे बता देना, फ़ोन कर देना, कहलवा देना किसी से। मैंने कहा ठीक है। 1 घंटे बाद जैसे मैंने खूब अपने मन की बात बोली उस दिन गुरुजी को, जो मतलब मैं प्रेयर कर सकती थी, बोल सकती थी, अपनी भड़ास भी निकाली, रोई भी, ये सब। 1 घंटे बाद मैं उठ के चलने लगी, जैसे ही मैंने कहा चलो चाय प्रसाद ले ली थी, मेरी फ्रेंड साथ में थी, वो बोली हाँ चलो फ्रेंड चाय प्रसाद ले लेते हैं। हम लोग उठे तो योगेश अंकल बोलते कहाँ जा रहे हो आंटी? मैं कहा कल ऐसे चाय प्रसाद ले लें। क्यों, क्या जल्दी है? वो बैठ जाओ। इस तरीके से 2-3 बार मैं उठी और गुरुजी ने उठने नहीं दिया। मतलब ये लगा लीजिए मुझे उस दिन गुरुजी ने, जो मुझे 1 मिनट की भी ये नहीं थी कि 1 मिनट भी हमें बैठने को मिलेगा, 2-2.5 घंटे गुरुजी ने मुझे हॉल में बैठाए रखा। उसके बाद हम चाय कॉफ़ी प्रसाद वगैरह लेके, और अंकल का बर्थडे होता है 14 का, हमने वही बर्थडे हमेशा से वहीं सेलिब्रेट होता था, वो 12 बजे के बाद वहीं सेलिब्रेट किया। उसके बाद ही हम लोग घर आए, जैसे हर फंक्शन पे हम लोग आते थे। उसके बाद फिर जब 21 तारीख से मेरा ट्रीटमेंट शुरू होना था, तो उससे पहले सैटरडे को जब मैं सेवा में थी, तो मैं अपनी आंटी को बोली, जो हमारे आंटी है मेरे कोऑर्डिनेटर, मैं आंटी मैं ना आप कुछ दिन के लिए मंदिर नहीं आऊँगी। आंटी बोली क्यों, क्या हो गया तेरे को? मैं कहा आंटी ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम हो गई है, और मेरा 21 तारीख से ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है और मेरी रेडिएशन शुरू हो रही है। आंटी वो चोले की तय बना रही थी, जिसके ऊपर लंगर प्रसाद की थाली रखती थी। लास्ट में हम लोग निकलते थे सब समेट के, तो आंटी ने वो चोला मेरे हाथ पे रखते हुए बोला, ले ये लेके जा, और करना तो गुरुजी ने, डॉक्टर ने क्या करना है, ठीक हो जाएगी। तुझे पता है ना मेरे बारे में, तो आपको सबको पता भी होगा। तो सुधा आंटी को भी गले का कैंसर हुआ था। सुधा आंटी हमारी कोऑर्डिनेटर थी, और उनका गुरुजी ने एक दिन भी कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया था, ऐसे ही ठीक कर दिया था। लंगर प्रसाद और सही ब्लेसिंग मिली थी सुधा आंटी को, और उनका गले का कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया था। और ले जाओ, जो करना है गुरुजी ने, डॉक्टर को ब्लेसिंग करनी होगी, देनी होगी, इसलिए तेरे को हॉस्पिटल भेज रही हूँ। मैं कहा बिल्कुल आंटी, और यहाँ रखेंगे तो बहुत अच्छा, अपने पास ले जाएंगे तो बहुत अच्छा। मैं कहा हाँ जी आंटी, ये तो मैंने गुरुजी को पहले बोल दिया कि रहना आपके पास है, चाहे यहाँ पे रखो चाहे अपने पास ले जाओ। उसके बाद जब हम लोग ट्रीटमेंट रेडिएशन के लिए जाते थे, तो 5 रेडिएशन के बाद डॉक्टर से हमारी कंसल्ट होता था। डॉक्टर पूछते थे कि भाई उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर आए, क्योंकि रेडिएशन के बाद जब उस पार्ट को आप जला देते हो, हीट हो देते हो, तो उसमें घाव हो जाते हैं। और मेरा तो फूड पाइप का था, तो उसमें डॉक्टर ने हमें पहले ही बोला था कि शायद ये खाना ना खा पाएँ, इनको लिक्विड डाइट देनी पड़े, या इनके पेट में पाइप लगानी पड़े जिसके थ्रू आप इनको खाना दोगे। मैं जिस दिन डॉक्टर ने बोला था कि पाइप लगाने में, पागल हो गया डॉक्टर, इसका दिमाग ख़राब है, मैं कुछ नहीं होने वाला, मुझे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस और उधर जब डॉक्टर मिलने लगे, जब डॉक्टर से हम कंसल्ट करते 5 रेडिएशन के बाद, डॉक्टर मेरे से पूछते आपको कॉन्स्टिपेशन, आपको वोमिट की फीलिंग, आपको ये फीलिंग? मैं कहती नहीं। आप खाना खा पा रहे हो? मैं कहा थोड़ा लिक्विड डाइट या सॉफ्ट खाना लेती हूँ, लेकिन खाना मैं खा लेती हूँ। डॉक्टर बड़े हैरान होते हैं, अच्छा चलो अच्छी बात है, ये क्या इस तरीके से गुरुजी ने मेरी पूरी रेडिएशन निकलवा दी। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जो मेरा खाना छूटा हो। मैं खाना भी खाती, अपना काम भी करती। उससे पहले भी हम से जैसे मिले थे कुछ लोगों ने, सब ने अपने एक्सपीरियंस बताए थे कि ये हो जाता है, ऐसे होता है, रेडिएशन के बाद ये प्रॉब्लम हो जाती हैं, कीमो के बाद ये प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो किसी ने हमें बताया कि आपकी ऐसी हालत हो जाएगी, आप बिस्तर से नहीं उठ पाओगी, और आप वॉशरूम तक जाने के लिए आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अंकल घबरा तो गए थे। अंकल ने उस नर्स की भी बात कर ली, अटेंडेंट के लिए पूरी मतलब व्यवस्था कर ली जिस दिन ट्रीटमेंट कि अच्छा मैं ना कल से नर्स को बुला देता हूँ और वो तुम्हारी हेल्प कर दिया करे। मैंने अंकल से बोला क्यों, मुझे क्या ज़रूरत है? कि नहीं ऐसे ऐसे हो जाएगा, उन्होंने बताया था ना, आप मुझे टेंशन मत दो, उसको बुला के। अंकल कहते ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और इस तरीके से मुझे गुरुजी ने एक दिन भी ना तो नर्स की ज़रूरत पड़ने दी। मैं पूरा टाइम हमेशा अपना काम अपने आप करती रही। हेल्प के लिए मेरी जेठ के बेटे की बहू आ गई थी। जब मेरी 5 कीमो हो गई, तो 5वें कीमो के बाद हम लोगों ने फिर से एंडोस्कोपी कराई। उसमें मेरा कैंसर ख़त्म हो गया था, सिर्फ अल्सर आया था, जो क्योंकि वो रेडिएशन से जगह को जलाया गया था डॉक्टर। लेकिन हम कीमो वाले डॉक्टर को भी दिखाना था, गए वापस, तो वो डॉक्टर रिपोर्ट देख के कहता है हाँ जी बाकी तो सब ठीक है, आप ऐसा कीजिए 5 कीमो और करा लीजिए। मैंने कहा जब सब ठीक ठाक है तो भाई हम 5 कीमो क्यों करें? हाँ मैं बाहर आ गई। अंकल ने बोला नहीं प्रोटोकॉल है और ये तो करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करना। मेरी थोड़ी अंकल के साथ आर्गुमेंट हुई इस बात पे। हम हॉस्पिटल से निकल रहे थे तभी डॉक्टर प्रेम का फ़ोन आ गया। अंकल हमेशा हर मेरे ट्रीटमेंट के हर उस पर कीमो के बाद या रेडिएशन के जो डे होता था, अंकल बात करते रहते थे अंकल से।
अंकल का फ़ोन आया, अंकल ने बताया प्रेम अंकल को कि ऐसे ऐसे आज ये हुआ और डॉक्टर ने ना 5 कीमो और लिख दिया और ये मना कर रही है। कह रही जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो मैं क्यों कराऊँ। डॉक्टर प्रेम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा करो, फाइल लेके ना सफदरजंग आ जाओ, हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं डॉक्टर से, अगर जो वो कहेंगे फिर देखते हैं क्या। अंकल ने बोला ठीक है। अगले दिन अंकल फाइल लेके सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँच गए। वहाँ पे डॉक्टर से बात हुई, अंकल ने जिनसे मिलवाया उन्होंने सारी चीज़ देखी, मेरी हालत पूछी। अंकल ने सब बताया कि हाँ सब बिल्कुल ठीक है, खाना भी खाती है, चलती फिरती है, सब काम अपना तरीके से कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो डॉक्टर बोलते हैं तो फिर क्या ज़रूरत है, आप पेशेंट को ज़रूरी है 4 रुपये में लिटाना है आपको कोई ज़रूरत नहीं है इनको और कीमो कराने की। अंकल ने उसी टाइम मेरे को फ़ोन किया, कहते हैं तेरी गुरुजी ने सुन ली और तेरे को कीमो की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे नहीं ज़रूरत है, देखा मेरी बात वैसी मान लिया हो। अंकल हंस पड़े और घर आ गए। उसके बाद फिर हमने उन्हीं डॉक्टर को वापस से दिखाया जिन्होंने डायग्नोज किया था, कि उन्होंने बोला था पूरा हो जाएगा आपका ये ट्रीटमेंट, तो उसके बाद आप मुझे दिखाना फिर मैं बताऊँ। उस दिन उन्होंने रियलिटी बताई हमें, फाइल देख के मेरे टेस्ट किया सारे कि यहाँ दर्द वहाँ यहाँ दर्द। मैंने कहा नहीं आप चल लेते हो फिर लेते। मैंने कहा मैं आपके पास अपने आप से ही चल के आई हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं वेरी गुड। उस दिन वो कहते आज मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे आपका ऑपरेशन करना पड़ता तो मुझे 3 जगह से ऑपरेशन करना पड़ता, गले से, चेस्ट से और पेट से, और तीनों जगह पूरी पाइप वो नहीं डलती, जिससे आप बेड से उठने के हालत में नहीं होती। और पता नहीं आपको साल लगता, 2 साल लगता है, या आप शायद ना भी ठीक हो पाते। लेकिन ये पता नहीं किस उसमें कौन सी शक्ति है, जो चीज़ ठीक नहीं हो सकती थी, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, वो चीज़ ठीक हो गई। हमने बोला गुरुजी हमारे पास, हम शुक्राना किया गुरुजी का, और उनको डॉक्टर साहब को बोला बस ये हमारे भगवान हैं जो ये कर सकते हैं, इम्पॉसिबल केस को वही ठीक कर सकते हैं। इससे पहले जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू होना था जिस दिन, उस दिन भी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था, और मैं सो रही थी तो मेरे अंदर से कुछ निकला और वो रबड़ बैंड की तरह टूट गया। गुरुजी के मुझे रूप पूरा नहीं दिखाई दिया, एक परछाई दिखाई दी थी, और वो मेरे अंदर से कुछ निकाला और रबड़ बैंड की तरह टूट गया। वो निकाल के जैसे किसी ने रबड़ बैंड खींची और टूटी हो बीच में से। उसी में मैं गुरु अंकल को बोली थी सुबह उठ के, मैं क्या देखो गुरुजी ने ना मेरे को ठीक कर दिया है। कहते क्यों, कैसे? मैंने कहा ऐसे हुआ, मैं सुबह उठी हूँ, मैं रात सो रही थी तो गुरुजी आए थे और मेरे अंदर से मेरी बीमारी निकाल कर ऐसे तोड़ दिया गुरुजी ने, ख़त्म किया कि अच्छा चल ठीक है, जो प्रोटोकॉल है वो तो करना है। इस तरीके से हम वहाँ, उसके बाद 1.5 महीना भी नहीं हुआ था, 1.5 महीना कंप्लीट नहीं हुआ और मैं मंदिर पहुँच गई। ट्रीटमेंट मेरा ख़त्म हो गया, वीकनेस बहुत आई और मैं मंदिर पहुँच गई। तो मंदिर में सब मुझे डांटने लगे प्यार से, जो संगत आपका साथ देती है, हर समय प्रेयर करती है, सब इतना मतलब हर समय फ़ोन आने, इतने प्यार से पूछना, इतनी चिंता करना। वहाँ पे सारे मेरी जो टीम थी वो कहने लगी तू मंदिर क्यों आ गई? मैंने कहा भाई मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ बैठी रहे। मैं बोल के आई हूँ कि भाई मैं बैठी रहूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं हीट के पास नहीं जाऊँगी बिल्कुल। ये लगा लो आप, मुझे 2 महीने तक किसी ने किसी हीट के पास नहीं जाने दिया, कोई काम नहीं करने दिया। सब इतने प्यार से को अगर हल्की सी खांसी भी आती थी तो 4 जने गिलास पानी का गिलास लेके खड़े हो जाते थे कि इसको प्रॉब्लम हो रही है। इतना प्यार संगत से मिला। भाई गुरुजी जब इतने प्यारे साथी हों तो फिर हमारे ऊपर कोई दिक्कत कैसे आ सकती है। जब हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर गुरुजी ने हमें इस ट्रॉमा से बाहर वैसे निकालना भी था, तो गुरुजी ने हमें नया घर दे दिया। वो घर मेरा डुप्लेक्स था, ऊपर नीचे का काम था, छोटी जगह थी। हम लोग काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे थे कि पढ़ा लेने, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी साथ में रहती हैं लेकिन हमारी कोई बात नहीं बन पाई थी, हमको ज़्यादा ट्राई भी नहीं। अचानक ही एक दिन अंकल बोलते चल तुझे मैं एक घर दिखा के लेके आता हूँ, क्योंकि थोड़ा माइंड मेरा अपसेट रहता था। तो ऐसे ही कि चल घूमना हो जाएगा तेरा और मैं दिखा के। अंकल आए, हम लोग निकले, घर देखा तो घर मुझे पसंद आ गया। मैंने कहा हाँ घर अच्छा है, और हमने बात की तो जो वो इतनी ज़्यादा पेमेंट मांग रहे थे कि हम लोग नहीं ले सकते थे। हमने गुरुजी से प्रेयर की और अपने लास्ट उनको ऑप्शन देके हम लोग आ गए। क्योंकि भाई हम तो इतने में ले सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो ये रहा चेक, एक तरीके से ये हमारे एडवांस का चेक है और आप मकान हमारा, आप हमें चाबी दे। पता नहीं क्या गुरुजी ने उनका दिमाग पलटा कैसे, कि जो मानने को तैयार नहीं थे बिल्कुल भी, हमारी बोली हुई रकम पे वो हमें मकान देने को तैयार हो गए और मकान की अगले दिन वो चाबी दे दी हमें। मैं बोली अंकल से कि हम ना फिर दिवाली से पहले शिफ्ट करेंगे, हम दिवाली के बाद नहीं करेंगे, ठंड भी हो जाएगी और मैं नहीं काम कर पाऊँगी। अंकल बोले इतनी जल्दी कैसे कर लेगी, अभी तो तेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है। मैंने कहा नहीं हो जाएगा, आप अगर हो सके तो आप अभी शिफ्ट कर लो। हमने उनसे बात करी, जो ऑनर थे
लेकिन पेमेंट हम तब तक उनकी दे नहीं पाए थे क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा था हमें। वो बोले कोई बात नहीं, पड़ोस में तो है, वो हमारे पड़ोस में थे और आप लोग शिफ्ट करें। ऐसा चक्कर चला और हमें नया घर दिला दिया। हम तो नए घर के उसमें ये भी भूल गए कि कहाँ बीमार हैं, क्या कर रहे हैं, क्या था, हमें किस ट्रॉमा में थे, और हम लोग नए घर में आ गए। इसमें सब डॉक्टर ये कहते हैं आप मिर्च मसाला नहीं खाओगे, आप तीखा खाना नहीं खाओगे, आप तला भुना नहीं खाओगे। उस बीच में गुरुजी ने मुझे इतनी शादियाँ, इतनी पार्टियाँ अटेंड करवाई, और मतलब जो चीज़ें मना होती हैं एक तरीके से, गोलगप्पे हुए और मीट में तीखी चीज़ें हुई, वो सब गुरुजी ने मुझे खिलाई और मैं खाती थी। अंकल कहते थे कैसे खा लेती है, तेरे अंदर तो जरा घर में तो तू जरा सा मिर्च का नहीं खा पाती है। मुझे पता नहीं, मैं आती हूँ और या मैं कैसे खा लेती हूँ मुझे नहीं पता। गुरुजी का लंगर मैं खा लेती थी, उसमें मुझे मिर्च नहीं लगती थी, वो मैं आराम से खा लेती थी। तो इस तरीके से गुरुजी ने हमारी सारी प्रॉब्लम्स इतनी निकाली और हमें खुशी बढ़ाने के लिए घर में बिज़ी कर दिया। हम अपने घर को सेट करने में लग गए। इस तरह हमारे जो बुरे दिन थे निकल गए। अब लॉकडाउन चल रहा था तो अंकल की सेवा लगी हुई थी मंदिर में, क्योंकि अंकल खाली नहीं बैठ सकते। हम लोग यही सोच रहे थे जब लॉकडाउन हुआ कि अगर लॉकडाउन में कैसे अंकल घर में रहेंगे, ये थोड़ी देर भी खाली नहीं बैठ सकते हैं, इरिटेशन होने लगती है, मतलब परेशान हो जाते हैं। अंकल की सेवा लगा दी गुरुजी ने। लंगर प्रसाद जाता था जो लोगों के लिए बांटते थे, मंदिर से सेवा हो रही थी उसमें। एक दिन अंकल मंदिर में सेवा कर रहे थे तो अंकल थालियाँ पैक करते थे मशीन के ऊपर। वो हीट तो होती है, उसमें अंकल का हाथ आ गया उसमें और आगे से अंकल की 3-4 उंगलियाँ जल गई। उसी टाइम बाय द टाइम मेरे घर में मैं और मेरा बेटा थे। उस दिन बेटा बोला मम्मी आपने ना बहुत दिन से साबुदाने के पकौड़े नहीं बनाए। मैं कहा चल बना देती हूँ। और मैंने पकौड़े बनाए। 2 गैस इकट्ठी चल रही थी, एक गैस पे मैं कुछ और काम कर रही थी और एक पे पकौड़े बन रहे थे। तो मैंने जब लास्ट किया तो एक गैस तो बंद कर दी और जो कढ़ाई वाली गैस थी वो जली रह गई, मेरे ध्यान नहीं रहा और मैं अपना कमरे में आके बैठ गई, टीवी देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसमें आग लग गई, पूरी चिमनी में डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा धुआं घर में। बेटा बोला मम्मी क्या चल रहा है, बहुत घर में धुआं हो रहा है। मैंने देखा कढ़ाई में आग लगी हुई। मतलब गुरुजी ने बाल बाल बचाया। अगर वो आग पाइप में लग जाती तो हमारे 3 फ्लोर के सिलेंडर इकट्ठे ही एक साथ बाहर रखे हुए हैं, वो सब जल जाते, 3-4 बिल्डिंगें जलती। उधर अंकल की उंगलियां मशीन में आई उसी टाइम पे, लेकिन गुरुजी ने वो सारी हीट या सारी प्रॉब्लम उस चिमनी पे निकाल दी और हमें बचा लिया। गुरुजी का जितना शुक्राना करें, जितना हम थैंक यू करें, हम लोग उनका गुणगान भी नहीं कर सकते। हमें उनकी किसी शक्ति का कह लो या वो हमारे जो कर्म है हमें कितने थोड़े से में कटवा देते हैं, हम इस चीज़ को बयान ही नहीं कर सकते हैं। हम किसी के से मतलब इस चीज़ के बारे में बता ही नहीं सकते कि हमारे साथ क्या शक्ति है, हमें क्या चीज़ मिली हुई है गुरुजी के पास आके। जय गुरु जी।